एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक गोवा ट्रिप है और मैं आपको 50,000 रुपए देती हूँ, आप अपना गोवा ट्रिप करके आइए और इसी में आपको पूरा खर्चा निकालना है। ठीक है। आपकी एयर टिकट्स हुई लेट्स से 12,000 की। ठीक है। आपकी एयर टिकट्स हो गई 12,000 की। ठीक है। और उसके बाद कुछ होटल बुकिंग की हुई है। होटल बुकिंग हुई आपकी लेट्स से समवेयर 8,000 की। देन आपने कुछ वहां पे एंजॉय किया, बोटिंग की, रोड राइड्स ली, और इन सब का जो एंजॉयमेंट कॉस्ट है वो आपका पड़ गया 10,000 रुपए। ठीक है। देन आपने वहां खाना वाना खाया, तो आपका जो ईटिंग एक्सपेंस है दैट वेंट टू 15,000। बहुत ज्यादा खा लिया। ठीक है। ऑब्वियसली बाहर जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा कुजीन मिलेगा तो खा भी लेते हैं। आफ्टर दैट क्या हुआ कि आपके किसी दोस्त ने आपसे कुछ पैसे ले रखे थे और वो आपके साथ घूमने गया हुआ था। उसने ट्रिप पे आपको सरप्राइज कर दिया वो पैसे लौटा के। ठीक है। तो जो फ्रेंड ने रिटर्न किए वो कितने कर दिए उन्होंने, लेट्स से वो कर दिए हैं 5,000। ठीक है। देन उसके अलावा आपने थोड़ा बहुत कसिनो खेला और वहां से भी कुछ जीत लिया, लेट्स से वहां से आपने जीत लिया 10,000 रुपीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको कितना दिया, 50,000। एंड लास्ट में आपके पास बच कितना गया वो आपको देखना है। तो आपने क्या किया, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इस 50,000 से माइनस किए और ये जो आपको मिल गए वो इसमें ऐड करके आपने देखा कि आपके पास कितना बच गया। आपके पास बच गया 20,000 रुपए। ठीक है। बट जब आपने अपना पर्स खोला तो आपके पर्स में कितना निकला, आपके पर्स में से निकला 18,000 रुपए। यानी कि 2,000 रुपए का डिफरेंस, 2,000 रुपए का घपला। या तो कोई खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गए हो या फिर किसी ने तो आपके 2,000 रुपए ले लिए। ठीक है। तो ये चीजें कब पता चली आपको, जब आपने पूरा हिसाब किया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, तभी जाके आपको पता चला ना कहीं ना कहीं 2,000 की गड़बड़ हुई है। अगर आप ये हिसाब नहीं करते तो आप ये गड़बड़ पकड़ नहीं पाते। ठीक है। सो इस चीज के लिए आपने किया क्या, आपने कैश कहाँ आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, ये सब हिसाब देखा। कैश कहाँ गया, आउटफ्लो कहाँ हो गया, और कैश कहाँ से आया, इनफ्लो कहाँ से हुआ। ठीक है। इन दोनों को आपने क्या किया, हिसाब में जोड़ा घटाया और फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस, आपको ये मिला क्लोजिंग बैलेंस। जो लास्ट में एंड में आपको पता चला वो आपको ये पता चला। बट जब आप देख रहे हो अपने पॉकेट में इट इज 18,000। अब इसी चीज को हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेट्स से ये आपकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट आपको 2 साल की दे रखी है। यहां कहीं आपका कैश है, यहां बैंक लिखा हुआ है, यहां कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड देन यहां कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट टू दी करंट लाइबिलिटी साइड। ये आपकी करंट एसेट्स है। ठीक है। तो आपको इस साल का भी बैलेंस दिया हुआ है और पिछले साल का भी बैलेंस दिया हुआ है, करंट ईयर बैलेंस एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस। यहां भी आपको ऐसे ही किया हुआ है, करंट ईयर बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस। तो आपने देखा कि कैश तो था आपका 10,000 और पिछले साल था 5,000। ठीक है। बैंक में आपके 20,000 था, पिछले साल कितना था, 15,000। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास कुछ है 8,000 की, पिछले साल कितनी थी। इसको एक राउंड फिगर ही रखते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। मार्केटेबल सिक्योरिटी लेट्स से आपके पास 30,000 की थी और पिछले साल आपके पास सिर्फ 10,000 की थी। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इस साल आपका हो गया है 5,000
और पिछले साल था ये 2000। ठीक है, तो ये जो पिछले साल का बैलेंस है, इन सबको आप प्लस कर दो और इस ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो, तो ये होता है आपका स्टार्टिंग बैलेंस। ये होता है आपका स्टार्टिंग बैलेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के इक्वल हैं, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कैश तो है ही कैश, बैंक में जो मेरा पड़ा हुआ कैश है वो भी मेरे लिए कैश इक्विवेलेंट ही है ना, वो बैंक में पड़ा है तो क्या हुआ, विड्रॉ कर लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो बहुत इजीली मार्केट हो जाती है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग उनकी बहुत इजीली हो जाती है। अगर आपको तुरंत कैश की जरूरत है, आप फटाफट मार्केट में जाओगे, अपनी सिक्योरिटीज को बेच दोगे और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कई बार आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप बैंक का पैसा यूज करते हो इनिशियली, बाद में उसको पे कर देते हो। ठीक है, तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ये काइंड ऑफ पैसा जो हम बैंक को वापस करेंगे। तो ये मेरे सर पे कर्जा है बैंक का, ठीक है, और ये सब जो मेरे पास पैसा वापस आएगा। ठीक है, पैसा जो मेरे पास है। ठीक है, तो अब इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये कितना बन गया, ये हो गया 30,000, और इसमें से 2,000 मैं हटा दूं तो ये कितना बन गया, ये बन गया मेरा 28,000। ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, तो ये बन गया मेरा 28,000। ये मेरा स्टार्टिंग बैलेंस था। और जब एंड देखूं तो मेरे पर्स में, ये बैलेंस शीट मेरा पर्स ही है। ठीक है, दिस बैलेंस शीट इज माई वॉलेट फॉर मी। अब इसमें देख रही हूं कि स्टार्टिंग में मेरे वॉलेट में 28,000 थे, एंड में मेरे वॉलेट में कितने हैं, तो इट इज 60,000 माइनस 5,000, तो ये कितने हैं आपके 55,000। तो अब मुझे ये देखना है क्या ये फेयर है, किसी ने कुछ फ्रॉड तो नहीं किया। तो ये चेक करने के लिए मुझे वही कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को देखना पड़ेगा। जहां जहां बाहर गया है कैश वो माइनस करना पड़ेगा, जहां जहां से मेरे पास कैश आया है वो मुझे प्लस करके देखना है कि क्या 28,000 में, स्टार्टिंग बैलेंस में 28,000 में मैं सारे कैश इनफ्लो ऐड कर दूं और आउटफ्लो माइनस कर दूं, तो क्या मेरा ये 55,000 आ रहा है, इज इट कमिंग 55,000? इफ नॉट, कुछ तो फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, और वो फ्रॉड हमें पकड़ना है। ठीक है, सो यही है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसकी फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट से बच्चे बहुत डरते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, पता नहीं क्या क्या है इस फॉर्मेट में। अगर हम धीरे धीरे सारी चीजें समझते गए ना तो ये फॉर्मेट रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। आप लेट्स से कि है ना, यहाँ पे एक फादर है, ठीक है, और अब ये जो फादर है इनके 3 बेटे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, बेटे हैं बेटी है। ठीक है, एक का नाम है ऑपरेटिंग, ठीक है, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग, और तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग। ठीक है, ये जो फादर हैं वो ये चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ ऑपरेटिंग की कैश में कमाई कितनी है, सिर्फ इन्वेस्टिंग की कैश में कमाई कितनी है, सिर्फ फाइनेंसिंग की कैश में कमाई कितनी है। इन तीनों की अगर कैश में सिर्फ इन्हीं की सेपरेटली, कि कोई एक दूसरे को कुछ नहीं दे रहा है, अगर कुछ दिया है तो वो हटा देंगे हम। ठीक है, ऑपरेटिंग ने कुछ इन्वेस्टिंग को दिया है तो वो हटा देंगे। तो सिर्फ इन्होंने सोलली कितना कैश में कमाया है वो इंडिविजुअली हम कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों को प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इन तीनों ने मिलके कितना कमाया है। ठीक है, अब यहां पे हम ये मानते हैं कि जो आपका पहले तो ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, पहले मैं वो समझा देती हूँ। देखो, जो ऑपरेटिंग है मतलब आप मेन क्या बिजनेस करते हो, क्या है आपका बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो मैं टेबल चेयर बेचती हूँ। ठीक है, तो फर्नीचर का मेरा मेन बिजनेस है, मैं टेबल चेयर बेचती हूँ, तो इन टेबल चेयर को बेचकर मैंने कितना कमा लिया, वो मेरी ऑपरेटिंग से इनकम हो गई। ठीक है, तो जो मेन बिजनेस करते हैं ना, सबसे पहले तो उसी से पता कर लेते हैं कि उसने कितना कैश में कमा के मुझे दिया।
सो ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। पहले आप अपने मेन बिजनेस से कितना कमा रहे हो वो पता करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम बाद में देखेंगे। सेकंड है, अब इस बिजनेस को करने के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी है, जैसे बहुत सारी मशीन खरीदनी पड़ी है जिसमें मैं टेबल चेयर बनाती हूँ, फिर एक लैंड खरीदना पड़ा है जिसके ऊपर मैंने अपना प्लांट सेटअप किया है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, फर्नीचर खरीदा है जिसपे हम लोग बैठते हैं, काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने खरीदी हैं। वो क्यों खरीदी है? ताकि मैं इजीली अपना ये मेन ऑपरेशन कर सकूं। और इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस प्रॉपर्टी में ताकि मैं डे टू डे का काम अच्छे से कर सकूं। तो ये है मेरा डे टू डे का काम। और ये जो है ये वन टाइम है, वन टाइम एक्सपेंस होता है, लेकिन ये मैं इन्वेस्ट करती हूँ ताकि मेरा ये डे टू डे काम कन्वीनियंटली हो सके। ठीक है, मतलब वन टाइम इन द सेंस कि ये नहीं है, रेकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होता है। एक बार मैंने एक मशीन खरीद ली, वो कुछ सालों तक चलेगी, 5-6 सालों तक। ठीक है, फर्नीचर खरीद लिया तो ये नहीं है कि आज उस फर्नीचर पे बैठूंगी और कल उसे बेच के नया फर्नीचर ले लूंगी, नहीं। वो अभी खरीद रही हो तो कुछ सालों तक चलेगा, ये वन टाइम एक्सपेंस है मेरा। ठीक है, तो अब ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब कहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। और अब इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आया कहाँ से है? वो कहीं से तो उठाया होगा ना। तो वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहाँ कहाँ से पैसा मैंने लिया है? मैंने कहीं से लोन लिया होगा, मैंने अपना शेयर बेच के, इक्विटी शेयर बेच के कुछ पैसा उठाया होगा, प्रेफरेंस शेयर बेच के कुछ पैसा आपका कमाया नहीं, प्रेफरेंस शेयर बेच के कुछ पैसा उठाया होगा, मतलब लिया होगा, काइंड ऑफ लोन लेते हैं ना वैसे। ठीक है, तो ऐसे ही डिबेंचर्स से मैंने कुछ पैसा लिया होगा, डिबेंचर बेच के फिर पैसे लिए होंगे। ठीक है, डिबेंचर इशू करके, नॉट बेच के, शेयर्स बेचते हैं, डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, सो ऐसे में ये होती है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहाँ कहाँ से पैसा आया है? अभी ऐसा नहीं कि यहां से सिर्फ पैसा आता है, यहाँ पे पैसा जाता भी है। लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, इन दोनों का इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड पे कर रहे हो तो पैसा जाता है, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट जाता है। तो ये सारे से पैसा जाता भी है, यहां से पैसा आता है तो कहीं पैसा जाता भी है। तो ये देखना है कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है और कहाँ कहाँ कुछ पेमेंट करी है। हो सकता है मैंने कुछ रिडीम कर दिए हो, रिडीम मीन्स रीपे कर दिए हों, तो मैंने कुछ डिबेंचर्स हैं जो रिडीम कर दिए होंगे। ठीक है, तो रिपेमेंट कर दी होगी, लोन है, लोन रीपे कर दिया होगा, उससे भी पैसे जाते हैं। तो ये सब होता है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब मुझे इन तीनों को सेपरेटली देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो हुआ, कितना कैश गया, कितना कैश आया, और अल्टीमेटली कितना कैश बच गया, नेट कितना कैश इसने मुझे कमा के दिया। इन्वेस्टिंग से भी पता करते हैं, फाइनेंसिंग से भी। अब कहां से कहां, कब से कब तक पता करें? जैसे अगर मैंने आपको गोवा के लिए 50,000 दिए थे, तो क्या करूं मैं इसका? कब से कब तक का टाइम लूंगी? जब आप गोवा गए और गोवा से वापस आए तब तक का टाइम है ना। ऐसे ही इन तीनों का भी कैश कैलकुलेट करने का एक टाइम पीरियड होता है। ये नहीं है कि हम 3 साल, 4 साल, 5 साल, या जब मन आया 2 महीना, 3 महीना उसका कैलकुलेट करते हैं, नहीं। हमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि आपको एक पीरियड चूज करना है और उस पीरियड में आपको चेक करते रहना है आपका बिजनेस कैसा कर रहा है। तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में भी, उसी अकाउंटिंग पीरियड में मैं ये देखूंगी कि मेरे कैश फ्लोज कितने कितने हो रहे हैं इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में और इस एक्टिविटी में। ठीक है, और वो अकाउंटिंग पीरियड जनरली आपका कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जैसे ये 1 अप्रैल 2023 है, तो 31 मार्च 2024 में आपका क्या हो जाएगा? ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में मुझे देखना है कि इस 1 अप्रैल को मेरे पास स्टार्टिंग बैलेंस कितना था, और इसमें पूरे साल कहाँ पैसा गया और कहाँ से पैसा आया, और ये सारा जो पैसा गया वो मैंने माइनस कर दिया, जो पैसा आया वो मैंने प्लस कर दिया। ये सब करने के बाद आखिर में मेरी पॉकेट में कितना पैसा बचना चाहिए, दैट इज ऑन 31 मार्च
2024। ठीक है, ये होता है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में ऑपरेटिंग ने कितना कमाया कैश में, इन्वेस्टिंग ने कितना लेके आया कैश, और फाइनेंसिंग कितना लेके आया कैश। ठीक है, और इन तीनों का ऐड कर दूंगी और अपने स्टार्टिंग बैलेंस में ऐड कर दूंगी, तो मेरा एंड बैलेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक और चीज जिसमें बच्चे डरते हैं, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैलकुलेशन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट से, स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट फॉर्मेट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो आज मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट किस हिसाब से बना है और आपको उसे बिना रटे कैसे याद रह जाएगा और समझ में आ जाएगी चीजें कि क्यों वो चीजें पहले लिखी गई हैं, क्यों जो बाद में लिखी गई हैं वो बाद में ही क्यों लिखी गई हैं, वो पहले क्यों नहीं लिखी गई हैं उस फॉर्मेट में। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, और हम अभी समझने की कोशिश करते हैं हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका शुरू कैसे होता है। देखो, सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका शुरू होता है, एक सेकेंड, यहां बताती हूं आपको ना। एक बैलेंस शीट दी होगी एज आई टोल्ड यू, और उस बैलेंस शीट में आपको 2 साल का आपको डेटा दिया होगा। ये है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसेट्स, लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला सेक्शन होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड का, जिसमें पहले तो आपके आते हैं शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसमें सरप्लस में आपका लिखा होता है पीएनएल अकाउंट, अगर वो सरप्लस है तो, सरप्लस यानी प्रॉफिट है तो। ठीक है, और उसमें लेट्स से पिछले साल ये लिखा है आपका 10,000 और इस साल वो दिख रहा है 20,000। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एक साल के दौरान आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। 10,000 तक पहले ही पड़ा था, इस साल बढ़ के वो 20,000 हो गया है, तो आपने इस साल कितना कमाया, 10,000। ठीक है, तो वो 10,000 जो प्रॉफिट है इस साल का, इससे आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सबसे पहली चीज जो लिखनी है वो लिखनी है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उस एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया, ये आपका कैसे आता है, जो भी आपका करंट ईयर का बैलेंस है माइनस प्रीवियस ईयर का जो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, वो आ गया आपका 10,000। अब एक चीज और मैं इसी से रिलेटेड समझाऊंगी आपको। व्हाट इफ आपका एक यहां पे जो ये 10,000 है, लेट्स से यहां पे 10,000 होता ही नहीं। ठीक है, ये यहां पे 10,000 नहीं है, और यहां कहीं मिसलेनियस एसेट्स में या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपका यहां कहीं पीएनएल अकाउंट लिखा हुआ है और पिछले साल लिखा हुआ है 5,000। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, पीएनएल अकाउंट आपका एक सरप्लस में दिख रहा है करंट ईयर का, और एक प्रीवियस ईयर का जो दिख रहा है वो आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिख रहा है 5,000 का। तो इसमें आपने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया। बेटा एक बात याद रखना,
कि ये जो यहाँ पे सरप्लस में दिख रहा है ऑब्वियसली वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन जो यहाँ पे दिख रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट, दैट इज योर लॉस। और इस लॉस को समझने के लिए आपको एक टर्म समझने की जरूरत है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, वैसे तो ये एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होगा, मैं ये एग्जाम्पल दूंगी तो आपको याद आ जाएगा, आपने कभी 11th-12th में पढ़ा हो तो, लेकिन ये एग्जाम्पल is not the true example of deferred revenue expense nowadays, but let me take it just to make you understand. आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहां पे कहीं लिखते हो एसेट में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहां क्यों लिखते हो? लेट्स से कि आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कुछ 10-15 साल पहले जाते हैं, 10-15 साल पहले है ना, कुछ एड ऐसे होते हैं, ऐसे होते थे कि जो उन्होंने एक बार बनाए और वो कई सालों तक आपको दिखते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, निरमा घड़ी का जो एग्जाम्पल है जिसमें वो लड़की फ्रॉक पहन के घूमती थी, ठीक है, वो घड़ी का जो डिटर्जेंट का एक एड था। कई अमूल का इतना बड़ा एड है, वो आज भी कई बार आपको टीवी पे देखने को मिल जाता है, और वो कितना पुराना एड है। तो मतलब लेट्स से उसी अमूल के एड पे उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने 10,000 खर्चे थे, ठीक है, उस टाइम पे 10,000 खर्चे थे। और ये एडवर्टीजमेंट वो दिखा कब तक रहे हैं, एक एस्टिमेटेड लाइफ ले लेती हूँ, लेट्स से वो 10 ईयर्स तक इस एड को दिखाएंगे जो उन्होंने 10,000 रुपए पे करके और वो एड बनाया था। अब उन्होंने एक एस्टिमेशन ले लिया कि हम 10 साल तक इस एड को दिखाएंगे, इतना बड़ा अच्छा एड बना लिया है और 10 साल तक दिखाने वाले हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट के खर्चे को अभी अपने पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में से काट दूं कि भाई ये तो मेरा खर्चा है, मुझे मेरे प्रॉफिट में से ये खर्चा निकालना है, ठीक है, इनकम में से सारे खर्चे माइनस करते चलते हो ना, कि भाई सैलरी आई है 30,000 और खर्चा हो गया 15,000, अब 15,000 खर्चा जरा माइनस करना, सीधा सैलरी आधी दिखेगी, है ना। तो इसी तरह से ये है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस उस टाइम पे बहुत बड़ा था, मेरा लेट्स से प्रॉफिट ही था कुछ 20,000 रुपए, अगर मैं उसमें से सीधा ये 10,000 माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट तो 50% से कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम दिखना मतलब जो इन्वेस्टर हैं, जो आपके प्रॉफिट को देख के अपना पैसा इन्वेस्ट करें ना करें ये डिसीजन ले रहे हैं, वो तो 10,000 का प्रॉफिट देख के शायद वो इन्वेस्ट ना करें, और अगर 20,000 होते तो शायद वो तुरंत इन्वेस्ट कर देते। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर ये 10,000 का जो मैंने खर्चा किया इसका बेनिफिट मैं 10 साल तक उठाने वाली हूं, तो क्यों ना मैं इस खर्चे को भी 10 से डिवाइड करके और 10 साल में बांट दूं। इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट एकदम से ज्यादा कम नहीं आएगा, और मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1,000, तो लेट्स से मैं इस साल सिर्फ 1,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट कितना कम हुआ, जस्ट 5%। 50% से वो 5% हो गया, 5% प्रॉफिट कम हुआ है बस मेरा, है ना। तो इन सच केस मुझे ये बेटर आइडिया लगा कि मैं एक काम करती हूँ, सिर्फ 1,000 अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इसमें से माइनस करती हूँ और 19,000 अपना प्रॉफिट दिखा देती हूँ, ताकि लोग देखें अच्छा खासा प्रॉफिट और वो इन्वेस्ट कर दें। पर आपका एक और कन्वेंशन है, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। वो कहता है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। स्पेसिफिकली मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इसके साथ जो है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है जो कि लोगों का डिसीजन चेंज करने में पूरा, मतलब जो इंफॉर्मेशन लोगों का डिसीजन चेंज करने की क्षमता रखता है, जो लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करनी चाहिए। दैट इज वन सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एंड यू शुड शो इट, ठीक है। सो अब अगर मैं ये 1,000 दिखा दूं और एक्चुअली में मेरा खर्चा हुआ है 10,000, तो ये तो झूठ होगा, ये तो वायलेशन कर रही हूं मैं अपने कन्वेंशन का। तो इन सच केस में क्या करूंगी, मैं उस 9,000 को, बचे हुए 9,000 को, अभी मैंने क्या किया है, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर का पेन लेती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो सके चीजें। मैंने इस 10,000 के खर्चे में से सिर्फ 1,000 प्रॉफिट में से माइनस किया है, तो बचा हुआ 9,000 मैं कहां दिखाऊंगी, मैं उसे
एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा दूंगी, यहां पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करके कितना, 9,000। ठीक है, लेट्स से ये खर्चा मैंने पिछले साल किया था, तो मैं यहां 9,000 दिखा दूंगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि भाई मैंने कोई ऐसे एक्सपेंस किए हैं जिसका मुझे रिवेन्यू जनरेट होने वाला है आगे कई सालों तक। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस है ये, मतलब वन टाइम खर्चा किया है और उसका बेनिफिट मैं कई सालों तक लेने वाली हूं, और इस साल का खर्चा मेरा जितना बनता है उस हिसाब से वो मैंने यहाँ प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, और जो माइनस नहीं हुआ है अब तक वो मैंने यहाँ पे एसेट साइड में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस के फॉर्म में दिखा दिया है। मतलब मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने खर्चा किया है पूरा 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, लेकिन उसमें से मैंने 1,000 अभी प्रॉफिट में से चार्ज कर लिया है, और 9,000 अभी आगे धीरे धीरे मैं चार्ज करूंगी। ठीक है, और ऐसे एक्सपेंस को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस का मैंने एक एग्जांपल जो एडवर्टीजमेंट बताया है, मैं ये भी बता दूं कि आजकल ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो वन टाइम किया और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिले। ठीक है, बट एडवर्टीजमेंट आजकल आप ऐसे नहीं बनाते हो कि आज बना रहे हो और उसे 10 साल तक दिखा रहे हो। आजकल तो साल में ही 3-4 एडवर्टीजमेंट एड आपके निकल जाते हैं। तो नाउ डेज यू कैन नॉट काउंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एज योर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी हैं जो एक एड बनाती हैं तो वो 2-3 साल तो वो दिखाती हैं, तो दे कैन यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस। बट अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा एग्जाम्पल नहीं है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस का, तो क्या अदर एग्जाम्पल्स हैं और कौन से वो लॉसेज हैं जो हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस में लिखते हैं की जगह यहाँ पे और भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, जब आप बिजनेस नया नया शुरू करते हो ना तो सिर्फ खर्चे होते हैं। बिजनेस जस्ट शुरू करो ना, तभी प्रॉफिट जनरेट होने नहीं लगता है। पहले तो आप जमीन खरीदोगे, उसके लिए पैसा लगाओगे, फिर उस कंपनी का लोगो, उस कंपनी का नाम रजिस्टर करवाओगे, बड़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, उसमें बहुत सारा लीगल फीस पे करना पड़ेगा, आपको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, लैंड लेना पड़ेगा, फर्नीचर डालना पड़ेगा। तो बड़े सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। स्टार्टिंग में जो बिजनेस शुरू करते हो तो खूब खर्चे होते हैं, भर भर के खर्चे होते हैं। और प्रॉफिट कमाना कब शुरू करोगे, जब आप वो काम अपना बिजनेस सेटअप कर चुके होगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करोगे, फिर वो बिकने शुरू होंगे, तो वो बहुत लंबा टाइम लगता है, तब प्रॉफिट आता है। तो तब तक के लिए आप अपने स्टार्टिंग के सारे खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखा के आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखा देते हो कि भाई हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो प्रॉफिट तो जनरेट करेगा ही। ठीक है, तो इस एक्सपेंस को आप अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखा देते हो। इस पूरे खर्चे को आप यहां दिखाओगे और धीरे धीरे इसको माइनस करते जाओगे प्रॉफिट में से साल दर साल। ठीक है, ईयर वाइज। दूसरा आपका एग्जाम्पल है अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, अब अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटर वो होता है जो है ना, आप शेयर्स जानते हो ना, आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हो मार्केट में और पैसा उठाते हो। ठीक है, और उस शेयर को बेच के पैसा उठाने में बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है। वो पूरा लंबा प्रोसेस आपको फुलफिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी इकट्ठी हो जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समवेयर 90% के अप्रोक्सीमेट आपके लोग आपके शेयर्स लोग खरीदने आए, एप्लीकेशन मनी दें। ठीक है, अब ये नहीं हुआ तो आपको उनके पैसे वापस करने पड़ जाते हैं। और ये भी एक चक्कर होता है कि अब पैसा वहां से नहीं आया तो पैसा कहां से आएगा, वो भी बहुत बड़ा चक्कर है। आप ये सब करोगे या अपना मेन जो बिजनेस सोचा है वो करना शुरू करोगे, मेन ऑपरेशन करोगे। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक अंडर राइटर को हायर करते हैं और उस अंडर राइटर को ये पूरा काम सौंप देते हैं कि भाई तुझे मेरे शेयर बिकवाने हैं
और तुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाना है, तुझे मुझे पैसा देना है ताकि मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं या बिजनेस शुरू कर सकूं। शुरू होने के बाद ही ऑब्वियसली आप अपना शेयर बेच सकते हो। तो बिजनेस आगे बढ़ा सकूं, तो ये पूरी जो सरदर्द है ये तू रख, और मैं इसके बदले तुझे कमीशन जो तेरा बनता है वो दे दूंगा। तू मुझे लाके दे, पैसा लाके दे शेयर बेच के, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो लाके दे। अंडर राइटर ये पूरा जो काम करता है उसका जो कमीशन चार्ज करता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो पोर्शन हमें प्रॉफिट में से माइनस करना होता है वो माइनस करके बचा हुआ यहाँ पे शो कर देते हैं। अब वो यहाँ पे क्यों दिखता है? क्योंकि शेयर से आई हुई पैसे ये आपके एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना, ये एक साल में नहीं खत्म होंगे, ये तो आप यूज करने वाले हो कई सालों तक। लेट्स से आप 10 सालों तक इसे यूज करने वाले हो। तो अगर आपने उस अंडर राइटर को कमीशन दिया है 20,000, तो 20,000 को आप 10 से डिवाइड करके 20,000 को आप 10 से डिवाइड करके आप 2,000 हर साल प्रॉफिट में से माइनस करते रहोगे, क्योंकि वो जो पैसा आया है वो आप 10 साल यूज करने वाले हो। तो क्यों ना अंडर राइटिंग कमीशन भी मैं 10 सालों में बांट दूं। 10 साल के बाद ही नया शेयर बेचूंगी ना, तो तब नया अंडर राइटिंग कमीशन आएगा। तो अभी तो ये 10 साल तक है ना, तो इसको मैं पेमेंट पूरी 20 की 20,000 अभी कर दूंगी, लेकिन प्रॉफिट में से धीरे धीरे माइनस करूंगी, क्योंकि इसका फायदा मैं 10 साल तक उठाने वाली हूं। ये ऐसा खर्चा किया या, ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल आपका है वो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। आप शेयर बेच रहे हो और कई बार होता है ना कि जल्दी पेमेंट चाहिए आपको, या फिर है ना आपको लग रहा है कि गुडविल इतनी नहीं है और मुझे शेयर्स बेच के पैसा भी चाहिए, मुझे बिजनेस शुरू करना है, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों को, इन्वेस्टर को कैसे इंटरेस्ट दिलवाओगे, कैसे उनको अट्रैक्ट करोगे टुवर्ड्स योर कंपनी? उन्हें डिस्काउंट दिखा के, ठीक है। अब ऐसे डिस्काउंट दिखा के आप फिर से उनसे पैसा ही ले रहे हो, और ऐसा पैसा जो कई सालों तक चलने वाला है, ठीक है। तो फिर वो जो डिस्काउंट है दैट इज योर लॉस। डिस्काउंट का नेचर क्या होता है? लॉस का नेचर होता है, ठीक है। पर ये लॉस मैं एक ही दिन अपने प्रॉफिट में से क्यों माइनस करूं? एक ही साल में अपने प्रॉफिट में से क्यों दिखा दूं पूरा का पूरा लॉस? जब कि ये जो शेयर्स मैंने बेचे हैं जिसपे ये लॉस मैंने झेला है, वो शेयर्स का पैसा मैं 10 साल तक यूज करने वाली हूं, तो मैं इस लॉस को भी 10 साल में डिवाइड कर देती हूँ ना। अगर मुझे 1 लाख के शेयर 90,000 में देने पड़े और 10,000 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ा, तो ये लॉस मैं एक ही साल में क्यों दिखाऊं पूरा का पूरा? मैं इसको भी 10 से डिवाइड कर देती हूँ, 1,000 करके मैं प्रॉफिट में से 10 साल तक माइनस करती रहूंगी, क्योंकि ये शेयर का पैसा मैं 10 साल तक यूज करने वाली हूँ। इससे मेरा प्रॉफिट एकदम से कम भी नहीं होगा, और क्योंकि फायदा भी लंबे समय तक है, मैं कोई वायलेशन भी नहीं कर रही हूँ रूल का, झूठ भी नहीं बोल रही हूं, मैं दिखा रही हूं अपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में इस लॉस को, ठीक है। देन ऐसे ही एक आपका लॉस होता है, दैट इज योर पीएनएल अकाउंट। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जब हो जाता है तो उसको भी आपको धीरे धीरे चुकाना है, उस लॉस को खत्म करना है। और जब तक वो लॉस खत्म नहीं होता, आपके पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसे राइट ऑफ कहां से करोगे? तो फॉर द टाइम बीइंग आप उसे यहां डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखा दोगे, ठीक है। तो वो भी आपका एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट बन जाता है, ठीक है। सो ये जो आपका है 5,000, ये आपका लॉस है, और ये जो 20,000 है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको, अब ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि अभी आपने यहां पे देखा कि मैं लिखती हूं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी कि भाई पिछले साल तो मेरा लॉस था 5,000 का, और इस साल मेरा 20,000 का प्रॉफिट है, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कमाया? तो अगर मैं ये चीज आपको इस नंबर लाइन पे दिखाऊं, तो भाई ये है 0। पिछले साल मैं खड़ी थी -5,000 पे, और इस साल मैं खड़ी हूं +20,000 पे। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कमाया? भाई इतना कमाया कि मैंने पिछले 5,000 का लॉस भी कवर कर दिया,
और अभी के टर्म में आपका प्लस में 20,000 भी दिख रहा है, यानी कि आपने 25,000 कमाया, जिससे आपने 5,000 का ये जो माइनस का है ये जीरो तक भी तो लेके आए, इसमें प्लस 5,000 हुए तभी तो जीरो पे आए, और जीरो से आगे 20,000 पे खड़े हो, यानी टोटल आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 25,000। तो इस केस में आपका ये प्रॉफिट हुआ 25,000। आई होप आई एम क्लियर, और कोई भी डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में। ये है आपकी पहली चीज जिससे आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जिस चीज से शुरू करते हो। इसके बाद आपका आता है सबसे पहली एक्टिविटी का कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कि कहां कहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो हुआ और कहां कहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो हुआ। बट उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी, बट बहुत इजी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको चीजें पूरी की पूरी क्लियर करेंगे। और अभी मैं एक पॉज लूंगी, मतलब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगी। रीजन बीइंग, बहुत ज्यादा अगर मैं एक ही वीडियो में खींच दूंगी कॉन्सेप्ट को तो हो सकता है आपके लिए ओवर हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। तो आज के लिए आप इसको देखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी पूरा इनडायरेक्ट फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इतनी इजी तरीके से कि आप कभी भूलोगे नहीं। सो आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। वी विल टेक रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।